नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नेंस की और भारत में जो लोकतंत्र है उसकी। अ, हम महावीर संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। मैं हिम्मत सेठ हूं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से। मैं ये भी अपील करना चाहता हूं आपसे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो मैं आज विषय पर बात करना शुरू करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं ही नहीं, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब यह है कि हमारा हम सार्वभौमिक देश हैं और हमारा चुना हुआ राष्ट्रपति है और हमारा एक संविधान है और संविधान में हमारे लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं बकायदा। चुनाव पार्लियामेंट के भी होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं, जिला जिले के स्तर पर भी होते हैं, और गांव के स्तर पर भी होते हैं, खंड के स्तर पर भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक लोकतंत्र दिखता हुआ ढांचा तो है, लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं या हमारे जो लोकतंत्र होना चाहिए उससे जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को, वो राहत नहीं मिल रही है। जो लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं या अपनी बातों को, अपनी जो दिक्कतें हैं उनको रखते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। उसका कारण यह है कि हमने अपने लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रणाली तो अपनाई लेकिन उसको सही तरीके से नहीं अपनाई। हमारे यहाँ अभी भी केंद्रीकरण बहुत है। बहुत ज्यादा फैसले केंद्र से होते हैं, जो थोड़े बहुत फैसले होते हैं वो राज्य से होते हैं। और हमारे यहाँ ग्राम सभा का भी महत्व है, लेकिन ग्राम सभा के फैसले कहीं लागू नहीं होते। ग्राम सभा, ग्राम के लोगों को तय करना पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन उसका आदेश भी जयपुर से आता है कि इस तारीख को आपको ग्राम सभा करनी है, इस विषय पर करनी है। तो फिर स्वायत्ता क्या रही गांव की? तो इस तरह के कई इश्यूज हैं जो गवर्नेंस में बाधा डालते हैं, जो सहभागी नहीं बनाते हैं लोगों को। लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों को सहभागी बनाया जाए काम में। वो अभी अभी जो हमारा लोकतंत्र है वो सहभागी नहीं बनाता। वो अफसरों के माध्यम से चल रहा है और अफसर अपने ही दुनिया में जीते हैं, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता है, प्रयास संस्थान चलाते हैं चित्तौड़ के अंदर वो। और काफी उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, लोगों के बीच में जाकर के काम करने का अनुभव भी है, मेडिसिन और ये हेल्थ का जो सिस्टम है उसकी भी उनको काफी अच्छी जानकारी है। तो मैं ज्यादा लंबी भूमिका न बांधते हुए डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय पर अपनी बात रखें। सर, नरेंद्र गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका बहुत बहुत आभार भी कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे दर्शकों को और फॉलोअर्स, जो चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनको आप अपनी बात कहने के लिए तैयार हुए। तो ये मैंने जो छोटी सी भूमिका बनाई है उसी के ऊपर आप बात करें और फिर अपन देखेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो बीच में करें। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इस बात की दूं कि आपने अब तक 1010 के लगभग और उससे भी अधिक शायद पॉडकास्ट कर दिए हैं। तो ये आपकी क्षमता और आपकी ऊर्जा और आपका ये जो इसके प्रति एक प्रेरणा है और आपकी जो लगन है वो प्रदर्शित करता है कि आप सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, सरोकार हैं, उनके प्रति आप कितने चिंतनशील हैं और उसके लिए सजग हैं और संवेदनशील भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आज अपनी कुछ बात कहूं और आपने उसकी एक भूमिका भी बांध दी जिसमें आपने स्पष्ट रूप से बताया कि हम किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। तो संक्षेप में मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी संक्षेप में मैं ये बता दूं कि मेरे को
सामुदायिक काम करते हुए लगभग 47-48 वर्ष हो गए हैं, 48 वर्ष हो गए हैं, मैं ये कह सकता हूँ। 48 वर्ष में से मैंने शुरू के 26 से 36 वर्ष तक की आयु के बीच में मैं 10 वर्षों तक एक बहुत ही दूर दराज का आदिवासी गांव, बिना बिजली, बिना सड़क, बिना पानी, इन सब के बीच में रहा और उन्हीं के बीच में मैंने काम किया है। फिर उसके बाद एक वर्ष के लिए मैं एक जयपुर के इंस्टीट्यूट में हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ाने चला गया। फिर उसके बाद मैं लगभग 3 एक साल तक भारत सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था थी, अब तो वो बंद कर दी है उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की कपाट करके, उसमें मैं सलाहकार था। एक वर्ष का मेरे को अमेरिका में भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रहने का अनुभव है। फिर राजस्थान सरकार में भी मैंने 3 वर्ष के लगभग का काम किया, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लौटकर। और अब पुणे में वापस चित्तौड़ में प्रयास जो ये सन 1979 79 में हमने स्थापित की थी, वहीं मैं वापस काम कर रहा हूँ। तो और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एकदम जमीन का, गांव की जो सबसे गरीब जो समुदाय है उसके बीच रहने का और काम करने का भी अनुभव है। और उसके साथ साथ मेरे को ये जो विभिन्न स्तरों पे प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं उन पर भी काम करने का मुझको अनुभव है। तो उस सबके अनुभव के आधार पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मुख्य रूप से जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और जैसा आपने भी स्वयं कहा कि हम गणतंत्र हैं, मतलब ये 47 के बाद, और जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी को, तब से तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से गणतंत्र हैं। और हमारी एक त्रिस्तरीय प्रशासन प्रणाली हमने इसके लिए स्थापित की है। और उस त्रिस्तरीय में एक तो ये है कि केंद्र, फिर राज्य और फिर स्थानीय स्तर। तो ये 3 स्तरों पे हमने हमारे लिए शासकीय और प्रशासन की प्रणाली स्थापित की। और जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा कि अभी भी अब गणतंत्र को स्थापित हुए 50 और अब तो 76 वर्ष हो गए हैं। और 76 वर्ष होने के पश्चात भी जो गणतंत्र को जिस सुचारू रूप से चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है। मुख्य कारण उसका क्या है? तो मुख्य कारण उसका ये है, जो मेरी समझ में है वो ये है कि प्रशासकीय व्यवस्था तो हमने स्थापित कर दी, पर ये प्रशासकीय व्यवस्था हमारी अपनी ओरिजिनल नहीं है। मतलब हमने खुद ने स्वयं ने अपने सोच व्यवस्था के साथ स्थापित नहीं की। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो प्रशासकीय व्यवस्था हम जब स्वतंत्र थे, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने जो स्थापित की थी, हम उसी को अभी भी फेर बदलाव हमने किया नहीं। तो वो जो व्यवस्था जिस जिस दृष्टिकोण से स्थापित की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था स्थापित की थी उसका मुख्य कारण तो ये था कि वो एक प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाना चाहते थे जिससे कि उनका पूरा नियंत्रण बना रहे, और उस नियंत्रण के अंतर्गत जो भी काम करने हैं वो किए जाए, पर अल्टीमेट नियंत्रण उन्हीं का बना है। और तो आज भी आप देखिए कि वही की वही व्यवस्था है। अब जैसे मैं उदाहरण स्वरूप एक ही बात कहूं कि हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अखिल भारतीय पुलिस सेवा है, अखिल भारतीय वन सेवाएं हैं। ये तीनों की तीनों सेवाएं हैं अंग्रेजों ने इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंपीरियल पुलिस सर्विस, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के नाम से प्रारंभ की थी, और आज भी वो वैसे के वैसे ही चल रही है। और जो कुछ भी हमारा जिस भी तरह का जो काम होता है, चाहे वो सामाजिक विकास से संबंधित हो, आर्थिक विकास से संबंधित हो, और अन्य जितने भी जो भी हमारे विकास के काम है, वो इन्हीं 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 के नियंत्रण के आधार पर और इन्हीं की व्यवस्था के आधार पर वो सारे के सारे चलते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो हमने सोचा था कि हम जब हमारा देश गणतंत्र हो जाएगा तो एक विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था हमारी आएगी, और उसके लिए हमने एक ढांचा भी बना दिया, हमारे संविधान में उसका प्रावधान भी कर दिया
उस प्रावधान करने के बावजूद भी वो आज अस्तित्व में क्यों नहीं आए? आज वो वास्तव में जिस प्रकार से आ जानी चाहिए थी वो उस प्रकार से क्यों क्यों नहीं आ पाई? मैं उदाहरण स्वरूप आपको एक बात कहूं कि जैसे भारत में अब 750 के आसपास जिले हैं, और जिला स्तर पे अगर हम कोई भी चाहें कि किसी भी कोई योजना बना ले, किसी चीज का कोई निर्णय कर ले, उस निर्णय को हम लागू करना चाहें तो संभव बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति चाहिए, उसके लिए जो बजट का आवंटन होगा वो सारा का सारा बजट का आवंटन केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से ही होगा। और अगर कुछ बजट जो ये हमारी स्थानीय निकाय जिनको हम बोलते हैं जिला परिषद, और शहरों के अंदर या तो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका जो है, उनको भी जो आवंटित बजट है उसका नियंत्रण भी राज्य सरकार के पास ही बना रहता है। क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड कहलाते हैं तो या तो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है और या फिर उसके बाद सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड। उस कोई जिला जिला परिषद का कंसोलिडेटेड फंड नहीं है और ना कोई नगर परिषद पालिका और निगम का कोई कंसोलिडेटेड फंड। तो स्थिति यह है कि स्थानीय स्तर पर जितनी भी प्रकार की हमारे जो समुदाय में परेशानियां आती हैं उनका निराकरण करने के लिए जो सक्षम होते हैं वो सक्षम सारे के सारे बहुत दूर होते हैं, उससे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और इसके कारण से हमारी समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। और यही कारण है कि अभी भी हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है, वो अभी भी कमजोर बनी हुई है। भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया के जो 200 के लगभग देश हैं उसमें 147वां स्थान है उसका। और अगर उसको परचेजिंग प्राइस पैरिटी, मतलब कि भाई यहाँ चीज सस्ती रहती है दूसरी जगह से, उसमें भी 117वां स्थान है, मतलब उसमें भी कहीं ऐसे। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भारत तो बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और हम विश्व गुरु हैं और हम सब कुछ अपने आप बनते जा रहे हैं, पर जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे, जब आंकड़ों को देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, आप इतने पीछे हैं। और सबसे आसान सा तरीका उसके लिए ये है, क्योंकि कई बार ये जो कहते हैं कि कह देंगे कि साहब ये तो बहुत गलत है कि हम 147वें स्थान पर हैं, उसको हम एक बार तो स्वयं अपने स्तर पे सत्यापित भी नहीं कर सकते हैं। तो उसको अगर सत्यापित नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है। हम तो केवल एक चीज जिसको बहुत आसानी से सत्यापित कर सकते हैं वो ये है कि रुपये का आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मूल्य है। तो आप ये देखेंगे कि वो निरंतर कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। केवल डॉलर के विरुद्ध कमजोर नहीं हो रहा है, वो लगभग सारी दुनिया की अधिकतर करेंसीज हैं उनके विरुद्ध कमजोर होता जा रहा है। चाहे वो आप पाउंड ले लो, चाहे यूरो ले लो, चाहे थाई बात ले लो, मतलब चाहे जापानीज करेंसी ले लो, चाहे कोरियन करेंसी ले लो, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबके। से भी। और वो सब क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान, हाँ, और इवन पाकिस्तान का भी मतलब बेहतर हो गया है। मतलब है तो वो अभी भी डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा, पर फिर भी उसमें बेहतरी आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कमजोरी आ रही है ये कमजोरी इसी कारण से आ रही है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कमजोर है। अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण से हमारा ये जो रुपया है वो निरंतर उसका अवमूल्यन होता रहे। तो ये अवमूल्यन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है, और हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जो तंत्र अभी हमने बना रखा है प्रशासन का, उस तंत्र में हमको आमूल चाल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा बदलने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण, ने 35 वर्ष में इतनी ज्यादा प्रगति क्यों करी? वो तो 1979 में 1979 में भारत, उसकी जो इकोनॉमी थी, उसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो भारत से भी लगभग थोड़ा सा कम था, और आज उसका करीबन 7 गुना वो हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने जब 1950 के आसपास जब वहां पर परिवर्तन आया
तो परिवर्तन में उन्होंने केवल ये परिवर्तन नहीं किया कि एक के बदले दूसरा आ गया और वही की वही व्यवस्था रही। उन्होंने इतना परिवर्तन किया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी परिवर्तन ले आए। बीजिंग यूनिवर्सिटी, पीकिंग कहलाता था उस समय, वो लगभग 4 वर्ष उन्होंने इसलिए बंद कर दी कि उन्होंने कहा कि अगर हम वही जो पहले अध्यापक थे वही अध्यापक उसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे तो कैसे परिवर्तन आएगा। 4 साल बंद किया, सारे जितने वहां पढ़ाने वाले थे उनको एकदम गांवों में भेजा, जाके गांव में रहो, गांव के लोगों से सीखो, गांव के लोगों से समझो, गांव के हिसाब से सोल्यूशन, और फिर आप वापस आओ और पढ़ाओ। तो सोच बदलने की, तो वो सोच जो बदलने की आवश्यकता थी, वो सोच हमारा नहीं बदला। पर अभी भी देर नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता यह है कि हम कैसे एक विकेंद्रित प्रशासनिक प्रणाली बनाएं। और वो मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भारत सरकार ने इतने सारे मंत्रालय, इतने सारे अधिकारी, सारी चीज, अब जैसे आंगनवाड़ी चलानी है, एक आंगनवाड़ी तो एक बहुत छोटी सी इकाई होती है गांव के अंदर 40 बच्चों के लिए, वो कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, उसमें क्या दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, क्या मानदेय होगा, और उसकी सारी की सारी जो मॉनिटरिंग का काम है वो सारा केंद्र सरकार के पास। अब एक छोटी सी इकाई नरेगा की आप देखिए, नरेगा का जो काम चलता था, अब तो शायद 1 जुलाई से पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बल्कि लगभग बंद ही हो जाएगा। उसके अंदर भी फोटो खींचेंगे, वो फोटो का जो हिसाब जाएगा वो सीधा केंद्र सरकार में जाएगा। नरेगा एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में, एक छोटी सी गांव के अंदर चल रहा है। तो ये इस तरह की जो केंद्रीकृत प्रणाली है, और यही कारण है आप देखिए कि आईसीडीएस चलाया, आंगनवाड़ी चलाया, सन 75 से चल रहा है, पर अभी भी जो नाटे बच्चे हैं, मतलब जो स्टंटेड बच्चे हैं, जिनकी लंबाई आयु के हिसाब से जितनी होनी चाहिए वो नहीं होती, उनका शारीरिक विकास नहीं होता, उनका बौद्धिक विकास नहीं होता, उनके वो जिस तरह की वो उनको अवसर मिलने चाहिए बढ़ने के, वो अवसर इसीलिए प्राप्त नहीं होते क्योंकि हर व्यवस्था इतनी केंद्रीकृत कर रखी है। आईसीडीएस, एजुकेशन में भी यही है, हर चीज इतनी व्यवस्थित कर रखी है कि अध्यापक एक अध्यापक नहीं होके एक रोबो हो गया, एक जॉम्बी हो गया, मतलब एक रोबो की तरह उसको पढ़ाना है, क्योंकि हर चीज निर्धारित हो रही है ऊपर से। उसके पास कोई ऐसी शक्ति उसमें उपलब्ध नहीं हो रही है, विकसित नहीं हो रही है, जिससे वो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विचार से, अपने अपने संदर्भ के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चों को उनकी क्षमताओं का वर्धन करे, उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ाए। वो सारी संभावनाएं नहीं है, इतना ज्यादा उसको है। तो सबसे पहले मेरा तो सुझाव ये है कि ये अखिल भारतीय जितनी भी ये सिविल सर्विसेज हैं, इनको बंद किया जाए। उसके अलावा भारत सरकार बहुत सारे मंत्रालय जो उन्होंने चला रखे हैं, उन सबको भी उनको बंद करना चाहिए। उनमें मुख्य रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये सारे विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ये इस तरह के अनेकों अनेकों, उनमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत बड़े बड़े अधिकारी और बहुत बड़े बड़े पता नहीं क्या वो लोग सब करते हैं। वो सब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, रोज नई योजनाएं बना के ले आते हैं नए नए नाम से, और उनका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई असर आपको नजर नहीं आया। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देख लीजिए कि नरेगा के अंदर, मुख्य रूप से नरेगा इसलिए प्रारंभ किया गया था, और मैंने तो सन 1985 के अंदर पहली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जब जस्टिस भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और उसमें ये कि 75 में और 85 में जब यहाँ पर अकाल आया था राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार जो न्यूनतम वेतन, जो न्यूनतम मजदूरी अकाल राहत कार्य मजदूरों को देनी चाहिए थी, वो नहीं दे रही थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो उनको न्यूनतम मजदूरी प्रारंभ हुई। तो अभी भी आप देखिए कि मतलब एक और उदाहरण कि हमारी स्थिति नहीं सुधर रही है, उसका एक बहुत अच्छा दूसरा ज्वलंत उदाहरण ये है कि नरेगा के श्रमिकों की संख्या जितनी 2000 जब से प्रारंभ हुआ है
जिस संघ से, उससे लेके अभी तक कम नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी बढ़ी है। और कोविड के टाइम पे तो खैर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, पर अभी भी वो जो 2016 में थी वो अभी भी 2026 में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रमिक उसी स्थिति में है कि उनको नरेगा के लिए काम करना होगा। उनकी क्षमताओं में इतना बड़ी नहीं है उनकी क्षमताएं, योग्यताएं, जिससे कि वो कोई अन्य काम करें जिसमें और ज्यादा उनको उनका पारिश्रमिक बढ़ जाए, नरेगा स्थिति पे। बेहतर हो। तो ये सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक हम स्थायी निकायों को मजबूत नहीं करें, जिला परिषद को, नगर निगम, नगर पालिका, नगर तक हमारी जो आम जो समुदाय है उसकी स्थिति में बहुत बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको एक 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। विकसित राष्ट्र होने का मतलब ये है कि जो विश्व बैंक है उसका जो मापदंड है, उसके हिसाब से कोई भी देश को विकसित देश की श्रेणी में तब गिना जाएगा जब उसके प्रति व्यक्ति आय $13,000 हो जाएगी। $13,000। आज हमारी कोई 2,600 के आसपास, 2,700 है। $13,000 प्रति व्यक्ति हमारी पर कैपिटा जीडीपी होगी, तब उसको माना जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हमारी जो कुल जो सकल घरेलू उत्पाद है वो आज की जनसंख्या के आधार पर कम से कम 22 ट्रिलियन डॉलर हमारी होनी चाहिए। 22 ट्रिलियन, और उसके मुकाबले अभी हमारी 4 ट्रिलियन भी नहीं है। तो अब अगर हमारी चार, और क्योंकि वो रुपए का अवमूल्यन भी हो रहा है, और जो जीडीपी पर कैपिटा वर्ल्ड बैंक गिनता है वो डॉलर में गिनता है, तो वो भी नहीं है। तो उस स्थिति में कहीं ये संभावना हमको नहीं लगती कि ये चीज संभव है। और वो संभव तभी होगी जबकि हम स्थानीय निकायों को मजबूत करें, विकेंद्रीकरण करें। ये जो एक ब्रिटिश काल की जो सेवा है उन सेवाओं को समाप्त करें। केंद्र बहुत सारी जिम्मेदारियां स्थानीय स्तर पे देने की कोशिश करे। जैसे मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का अभी जो नया व्यक्ति मेयर बना है, जब ये चुनाव लड़ रहा था, अभी नहीं, चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के समय उसने ये घोषणा की कि अगर मैं मेयर बना, और मैं अगर मेयर बनता हूं, तो इजराइल का प्रधानमंत्री अगर न्यूयॉर्क शहर में आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार करूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि पुलिस उसी के नियंत्रण में। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की पुलिस वहां नहीं है, केंद्र की भी पुलिस है, राज्य की भी पुलिस है, पर डे टू डे जितने भी अपराध और इस तरह की जो व्यवस्था है, कानून लागू करने की व्यवस्था, वो सारी की सारी वहां का जो मेयर है उसी के नियंत्रण। इसी प्रकार से और अन्य सब जगह पे यही स्थिति है। तो वहां पे जब स्थानीय निकाय इतनी मजबूत है, तभी वहां की आज देखो कि इतना विकास संभव हुआ है। और यहाँ विकास संभावना इस कारण भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो एक अधिकारी एक जिला के स्तर पे होता है, उसके सामने जिला प्रमुख कुछ भी नहीं है, उसके सामने नगर निगम का जो महापौर है वो भी कुछ नहीं है, नगर परिषद का सभापति कुछ नहीं है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो कुछ उनके सामने वैल्यू नहीं रखते। वही क्यों? और फिर उसकी जो जिस अधिकारी को यहाँ पर बिठाया है, वो अधिकारी के ऊपर भी वो खुद भी अपने स्तर पे कोई बहुत ज्यादा निर्णय नहीं ले सकता। उसको भी सारे के सारे निर्देश राज्य से प्राप्त करने पड़ते हैं या केंद्र से प्राप्त करने पड़ते हैं, और उसी के आधार पे वो अपने आप को संचालित करता है या करती है। तो मेरा जो एक मुख्य उद्देश्य दूसरा ये भी है कि एक कोई समय था जबकि भारत के अंदर इन सेवाओं की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि शिक्षा बहुत कम थी, क्षमतावान योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता उस समय इतनी ज्यादा थी। पर अब तो इतना लंबा समय बीत चुका है, अब तो इस 150 करोड़ से कम जो आबादी वाला देश है उसमें लगभग सभी जगह क्षमतावान और सामर्थ्य लोग व्यक्ति उपलब्ध हैं। अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही अपने क्षेत्र के विकास की काम करेंगे तो और ज्यादा बेहतरी आएगी। दूसरा प्रश्न, दूसरी ये बात कि एक और जो चीज है जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि हमारे देश में चाहे हम कुछ भी करें, पर जातीय व्यवस्था भी अभी बहुत बहुत मजबूत है। पर
जो ये त्रिस्तरीय प्रणाली में जो हमारे जो स्थानीय निकाय है, मतलब शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय, उनमें एक अच्छी व्यवस्था ये हो गई है कि उसके अंदर आरक्षण हो गया है। महिला आरक्षण है उसके अंदर, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, अनुसूचित जाति का आरक्षण है, और उसके अलावा अन्य बैकवर्ड जो क्लासेस है ओबीसी उनका आरक्षण है। तो हमेशा ये संभावना बनी रहेगी कि हर जाति या वर्ग के लोग इन स्थानीय निकायों में नियंत्रण प्राप्त कर सके, और नियंत्रण के आधार पे एक समता और समानता का एक एक वातावरण उसके माध्यम से स्थापित हो सकता है। और जो उस क्षेत्र के जितने भी क्षमतावान योग्य व्यक्ति होंगे उनको एक तरह से अवसर मिलेगा कि वो इनके माध्यम से अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र में के जो निवासी हैं उनकी स्थितियों कंक्लूड को करें सर। बेहतर करें। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अब समय आ गया है कि हम ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रशासनिक व्यवस्था में एक परिवर्तन लाएं। प्रशासनिक व्यवस्था से मेरा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि इन सेवाओं को समाप्त किया जाए, पर एक जो स्थानीय निकाय है, वो स्थानीय निकायों में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आए थे, 73 और 74 जो संविधान में जो संशोधन किए गए थे, उनको जिस मंशा से, जिस इच्छा से लागू किया गया था वो लागू किया जाए। वो लागू क्यों नहीं हुए उसका भी मैं कारण आपको बता दूं, क्योंकि वो शायद आपके बहुत सारे दर्शकों को शायद उसका ज्ञान ना हो। उनको लागू नहीं होने का मुख्य कारण ये था कि कोई भी देश में हमारे कानून बनता है तो उस कानून को किस प्रकार से लागू किया जाएगा उसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं, और वो नियम बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करते हैं किसी कानून को लागू करने में। तो नियम बनाने की जो शक्तियां थी उस अधिनियम में ये कर दिया था कि वो राज्य सरकारों को दी जाएंगी। तो हर राज्य सरकार अपनी जो उनको अपने यहाँ उचित लगता है उस हिसाब से वो नियम बनाए। तो दुख की बात यह है कि इस देश के अंदर इवन केरला जैसा देश, केरला जैसा राज्य, उसने भी इस तरह के नियम नहीं बनाए कि उससे जो ये स्थानीय निकाय हैं उनको एक इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो कि वो एक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेके और अपने काम को कर सके। तो आज तक वो नियम, राजस्थान में तो इतना खराब नियम है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिला परिषद कुछ भी निर्णय ले, नगर परिषद, उसको ओवर रूल किया जा सकता है। और कौन ओवर रूल कर सकता है? कलेक्टर भी ओवर रूल कर सकता है, क्योंकि वो कलेक्टर ये कहेगा कि साहब ये राज्य सरकार की जो आधार है उसके आधार पर नहीं हो सकता है। तो ये व्यवस्था बदलने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सारे विषय पे बात की और बहुत सारे सवाल खड़े किए लोगों के लिए। दरअसल में ये जो बात है, ये पूरी हमारे आज़ादी के पहले से ये बातें चल रही है कि हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी होगी, हमारे यहाँ जो वंचित वर्ग है उसको किस तरह से हम सहूलियत देंगे। ये सारी बातें पहले से चल रही है। फिर महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, वो तो बिल्कुल अलग ही था। हमने तो यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम इस रास्ते पे बढ़ गए। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज की बात की थी, और चौखंबा राज का मतलब ये था कि इस तरह का नहीं था। वो सेल्फ गवर्नेंस की बात थी, और नीचे से ऊपर तक सेल्फ गवर्नेंस की बात थी। ये नहीं था कि भाई एक व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि जिसकी केंद्र तो सारा केंद्र के पास रहेगा, सारी शक्तियां तो केंद्र के पास रहेगी, और नाम के लिए ये अधिकारी होंगे। बीच में बहुत सारी बात चली कि जिला प्रमुख जो है कलेक्टर की सीआर लिखे। अगर ये भी हो जाता तो बहुत परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये भी नहीं होने दिया, क्योंकि सीए हमारे यहाँ जो आईएएस लॉबी है वो बहुत ही मजबूत लॉबी है। वो चाहे तो 4 घंटे में पूरे भारत को बंद कर सकती है। तो इस तरह की लॉबी से अब जो लोकतंत्र में चुने हुए लोग आ रहे हैं, वो इनसे किसी से पंगा नहीं लेना चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसका समाधान क्या होगा ये हम अगली किस्त में बात करें। तो मैं इसको यहीं पे जी समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर। और मैं समझता हूँ कि हम फिर एक बार बात करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा और आगे डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। और अच्छा विषय है, लोगों से, लोगों की सहूलियत के लिए है, उनके हकों के लिए है, उनके हकूकों के लिए है। और ये नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा हमारा सचमुच में। आप देखिए, किसान आंदोलन 13 महीने तक चला, और वो
आंदोलन खत्म हो गया। मतलब वो कीलें ठोक दी, बोल्डर्स डाल दिए, सड़कें खोद दी, और 13 महीने तक बैठे रहे। 750 लोगों ने अपनी मतलब आहुति दी, शहीद हो गए। उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, लोकतंत्र में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मैं जी। इसको यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और हम इसको जारी रखेंगे जब तक कि कोई अच्छे कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंचते हैं। तो धन्यवाद आपका। और एक बात और ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे।